अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज़ अ पोएम वी आर सेवन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे आर थीम्स ऑफ द पोएम, लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम एंड सिंबलिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम। सबसे पहले पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो द पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज़ अ रोमांटिक पोएट एंड दिस poem was first published in 1978 as a part of the poetry collection Lyrical Ballads। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की एक कलेक्शन थी लिरिकल बैलेड्स, इसके पार्ट के तौर पे पब्लिश हुई थी ये पोएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1798। एंड देन हियर इज़ अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कि वो लिखते कैसा थे। विलियम वर्ड्सवर्थ wanted to penetrate right into our hearts and feelings। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो राइटिंग थी वो ऐसी थी कि it penetrates right into our hearts and feelings। He wanted poems to be pleasurable। इनकी poems pleasurable होती थी। He wanted to reach what he called the naked and native dignity of man। तो वो dignity of man तक reach करने की कोशिश करते थे through his writings and through his poetry। Now let's talk about the themes। चाइल्डहुड इनोसेंस वर्सेस एडल्ट अंडरस्टैंडिंग, ये फर्स्ट थीम है जो कि पोएम में यूज़ हुई है। अ कन्वर्सेशन विद अ यंग गर्ल हु इंसिस्ट्स दे आर 7 चिल्ड्रन इन हर फैमिली डिस्पाइट द फैक्ट दैट 2 ऑफ देम हैव पास्ड अवे। तो थीम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। तो पोएम में एक कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द स्पीकर एंड अ यंग गर्ल कि जो लोग 7 सिबलिंग्स थे तो उनमें से 2 हैव पास्ड अवे, 2 की डेथ हो गई है। तो जो स्पीकर है इंसिस्ट करता है कि दे आर 5 सिबलिंग्स, बट वो जो लिटिल गर्ल है वो कहती है कि वी आर 7, कि जो पास अवे हुए हैं, जो मर चुके हैं, वो भी उनके साथ ही हैं, वी आर 7। तो इस तरह की कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन के अंदर हमें चाइल्डहुड इनोसेंस यानी कि वो जो लिटिल गर्ल है उसकी इनोसेंस को शो किया गया है वर्सेस एडल्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो स्पीकर है दैट इज़ एन एडल्ट। तो एडल्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है इस बात को शो किया गया है इन द पोएम। स्पीकर इंसिस्ट्स दैट लॉजिकली देयर आर नाउ ओनली 5 चिल्ड्रन इन हर फैमिली। स्पीकर है वो इंसिस्ट करता है कि लॉजिकली अगर लॉजिक को देखा जाए कि 2 हैव पास्ड अवे तो अभी उनके पास उनकी फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं, ओनली 5। बट वो जो छोटी बच्ची है वो फिर अपनी बात पे ही इंसिस्ट करती है कि नो दे आर 7। वो कहती है नो वी आर 7। Speaker suggests that childhood innocence gives right to a blissful yet limited understanding of the world। Speaker जो है वो पोएम के ज़रिए ये सजेस्ट कर रहा होता है चाइल्डहुड की जो इनोसेंस है उसकी वजह से एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आती है, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और इसकी वजह से उनमें एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आती है। ही इंट्रोड्यूसेस हर एज अ सिंपल चाइल्ड एंड रेफर्स टू हर एज इट, और वो उस बच्चे को अ सिंपल चाइल्ड कहता है। अब यहाँ पे जो अ सिंपल चाइल्ड कहा है दिस शोज़ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड रेफर्स टू हर इट एज इट कह के उस बच्चे को रेफ़र करता है बिकॉज वो उसको कहता है कि शी इज़ अ सिंपल चाइल्ड। लिटिल मेड शोज इनोसेंस और इग्नोरेंस मेकिंग हर अनेबल टू ग्रास्प द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब पोएम में शो किया गया है कि वो जो छोटी बच्ची है लिटिल मेड जिसको कहा गया है शी इज़ अनेबल टू ग्रेस्प द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो जो दुनिया की रियलिटी है उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रही है। Child is equally persistent, but the speaker suggests that she is simply blind to the truth। वो जो छोटी बच्ची है शी इज़ कंसिस्टेंट मीन्स दैट वो अपनी बात पे ही कायम है कि वो वही बात रिपीट कर रही है कि वी आर 7, लेकिन स्पीकर ये सजेस्ट कर रहा है कि शी इज़ सिंपली ब्लाइंड टू द ट्रूथ, यानी कि वो ट्रूथ को समझ नहीं पा रही है। बोथ कैरेक्टर्स आर सर्टेन अबाउट देयर कंक्लूजन्स, यानी कि जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं स्पीकर एंड द लिटिल चाइल्ड दोनों ही क्या है दे आर सर्टेन अबाउट देयर कंक्लूजन, यानी कि दोनों ही अपनी बात पे कायम है, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है इन ऑर्डर टू प्रूव देयर आर्ग्यूमेंट। Speaker makes clear that his perspective is based in facts and figures, while hers results from a lack of experience। Speaker जो है वो ये बात शो कर रहा होता है कि उसके जो आइडिया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस करती है, लेकिन जो छोटी बच्ची के आइडियाज़ हैं वो लेक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हैं। तो ये थीम हो गया चाइल्डहुड इनोसेंस वर्सेस एडल्ट अंडरस्टैंडिंग। द नेक्स्ट थीम इज़ फैमिली बॉन्ड्स। एज आई टोल्ड यू वो जो छोटी बच्ची है वो कहती है कि 2 हैव पास्ड अवे बट स्टिल वो कहती है कि वी आर 7। तो इट शोज़ अ फैमिली बॉन्ड कि फैमिली का जो बॉन्ड होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना जल्दी वो ख़त्म नहीं होता है। Young girl insists that her deceased siblings are still members of a family।
वो जो छोटी बच्ची है वो इस बात पे कायम है कि जो डिसीज्ड सिबलिंग्स हैं यानी कि हु हैव पास्ड अवे, दे आर स्टिल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, कि उनकी फैमिली का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इफ़ दे हैव पास्ड अवे इट डजंट मीन कि दे आर नाउ नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. She maintains a strong relationship with her siblings who remain central to her everyday life. और उसके उन सिबलिंग्स के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो कि हु हैव पास्ड अवे और जो कि क्या है, सेंट्रल टू हर एवरीडे लाइफ, जो कि उसकी डेली लाइफ के अंदर उनका एक सेंट्रल पार्ट है. क्यों? क्योंकि फैमिलियल बॉन्ड्स हैव लास्टिंग पावर. उनके जो फैमिलियल बॉन्ड्स है, फैमिली के आपस के जो बॉन्ड्स हैं, दे हैव अ लास्टिंग पावर विच मीन्स दे आर नॉट ईजिली ब्रेकेबल. वो जो लड़की है वो क्या करती है, शी विजिट्स देम एट द चर्च यार्ड, वो अपने बहन भाइयों को विजिट करती है. डज हर नीटिंग एंड सेविंग वाइल सिटिंग बाय देयर ग्रेव, वो उनके ग्रेव के, उनके कब्र के साइड पे बैठ के अपनी नीटिंग और सीविंग करती है. तो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में अपने उन बहन भाइयों को भी इन्वॉल्व करती है हु हैव पास्ड अवे टू शो दैट फैमिली बॉन्ड्स आर एवर लास्टिंग. और वो उनके ग्रेव के साइड पे बैठ के शी ईट्स हर डिनर. और ये वर्ड्स जो यूज़ करती है, आई यूज़ नहीं करती है बल्कि वी एंड अस यूज़ करती है. और ये जो वी एंड अस है, ये वर्ड उनके उन बहन भाइयों को भी शो करता है who have passed away. So the usage of the words we and us show that they have a strong familial bond between each other. And two of us at Conway dwell, and two are gone to sea. Two of us in the churchyard lie. अब यहाँ पे two of us देखें, हर बात में इसने two of us को यूज़ किया है, which means that she is showing that how strong their familial bonds are. Her brother and sister lie side by side. और वो एक पोएम की लाइन में कहती है कि साइड बाई साइड जो है, this also shows the bond, the connectivity and the relation between her brother and sister who have passed away. ये कहती है कि न सिर्फ ये कि मेरे और जो मर चुके हैं उनके दरमियान में रिलेशन है, बल्कि उसके जो एक बहन और एक भाई हु हैव पास्ड अवे उनके दरमियान में भी रिलेशन है. वो कैसे शो करती है? बाय सेइंग दे आर लाइंग बाय साइड, कि वो एक दूसरे के साथ साथ ही लाई करते हैं. द गर्ल नेवर caves to speakers claims that she is one of 5 children. In this way she suggests that families share unbreakable bonds that are central to one's identity. वो जो लड़की है पोएम के आखिर तक अपनी ही बात पे कायम रहती है और स्पीकर के जो थॉट है कि वो सिर्फ 5 हैं उसको नहीं मानती है. और इस बात से ये साबित करती है कि फैमिलीज़ शेयर अनब्रेकेबल बॉन्ड्स, कि फैमिलीज़ की जो बॉन्ड्स होती हैं दे आर अनब्रेकेबल. एंड नेक्स्ट थीम इज़ डेथ. कंसेप्ट ऑफ डेथ फ्रॉम द आइज़ ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड. पोएम में बताया गया है कि डेथ क्या है फ्रॉम द आइज़ ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, यानी कि एक जो छोटी बच्ची है उसकी नज़र में डेथ क्या है. द डिकीज्ड लाइफ इन द मेमोरीज ऑफ दोज हु आर अलाइव, यानी कि द डिकीज्ड लिव इन द मेमोरी ऑफ दोज हु आर अलाइव. जो मर चुके हैं वो जो ज़िंदा हैं उनकी मेमोरीज़ में रह रहे होते हैं. दे आर नॉट टोटली डेड. Little girl explains how she eats dinner and sings songs beside the graves of her deceased siblings. जो छोटी बच्ची है वो एक्सप्लेन करती है कि they are not dead. वो उनसे ऐसा नहीं है कि उनका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया हो. वो उनके पास जाती है, उनके पास बैठती है, खेलती है, उनके पास बैठ के अपनी नीटिंग और स्विचिंग करती है, उनके पास बैठ के डिनर करती है. विच मीन्स दैट डेथ ने उन लोगों को अपार्ट नहीं किया है. नेचर ऑफ डेथ भी इसी थीम का ही पार्ट है कि स्पीकर थिंक्स ऑफ डेथ एज समथिंग दैट डेफिनेटली सर्व्स पीपल फ्रॉम लाइफ. यानी कि स्पीकर ये कहता है कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को ज़िंदगी से दूर करती है, विच मीन्स दैट दे हैव नो लाइफ. लेकिन द यंग गर्ल ऑन द अदर हैंड प्रपोजेस दैट डेथ इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ रादर दैन इट्स लॉस. जबकि जो छोटी बच्ची है वो इस बात पे इंसिस्ट करती है कि डेथ जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, चेंज ऑफ लाइफ है, ना कि लॉस ऑफ लाइफ. लॉस नहीं है बल्कि डेथ इज़ ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ लार्जर नेचुरल साइकिल. और ये बताती है कि डेथ क्या है, एक नेचुरल साइकिल का एक पार्ट है. डेथ रिमेन क्लोजली कनेक्टेड टू द लिविंग वर्ल्ड. जो डेड पीपल हैं, द पीपल हु आर डेड, दे रिमेन क्लोजली कनेक्टेड टू द लिविंग वर्ल्ड. वो जो है लिविंग वर्ल्ड के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह से ये छोटी बच्ची अपने बहन भाइयों के साथ कनेक्टेड है. स्पीकर मेंटेन्स दैट डेफिनेटली ब्रेक्स वंस टाइज विद लिविंग. स्पीकर जो है फिर वो इसी बात पे कायम रहता है
कि डेथ जो है वो क्या करती है, लोगों को, जो मरे हुए लोग हैं और उनके और जो ज़िंदा लोग हैं उनके दरमियान में एक डिस्टेंस पैदा करती है, उनके टाइज़ को ब्रेक करती है, उनके रिलेशनशिप्स को ख़त्म करती है। लेकिन द गर्ल पुशेस बैक अगेंस्ट दिस आइडिया, वो जो लड़की है वो इस आइडिया को नहीं मानती है, बट शी पुशेस बैक अगेंस्ट दिस आइडिया। द गर्ल्स कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस फर्दर रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट शी सीज ईच ऑफ हर सिबलिंग एज एन एक्टिव प्रेजेंस। अब पोएम के अंदर हम देखते हैं कि वो जो छोटी बच्ची है वो क्या करती है, प्रेजेंट टेंस को यूज़ करती है, विच शोज़ दैट ये बताना चाह रही है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द पीपल हु आर डेड एंड द पीपल हु आर लिविंग। तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ इस रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग तरह से शो करता है। Acceptance is the next theme. Acceptance, disagreement between their opinion of death. स्पीकर और बच्चे का जो ओपिनियन है डेथ के बारे में वो क्या है, डिसएग्री करता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन स्पीकर जो है वो क्या करता है, उस छोटी बच्ची को अपने आइडिया को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करता है। लेकिन द गर्ल्स आर्ग्यूमेंट्स रिप्रेजेंट दैट दे आर अलाइव इन हर हर्ट। लेकिन फिर बच्चे के जो आर्ग्यूमेंट्स है उससे हमें ये पता लगता है कि उसके जो बहन भाई हैं दे आर अलाइव इन हर हर्ट, वो उसके हर्ट में ज़िंदा हैं। एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेथ, हम डेथ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह से छोटी बच्ची जो है वो उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लेती है, जबकि जो एडल्ट है, जो स्पीकर है, वो डेथ को एक कंप्लीट लॉस के तौर पे लेता है। दिस इज़ व्हाट एक्सेप्टेंस इज़। नाउ द एनालिसिस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, सबसे पहला है एजोनेंस। एजोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन द सेम लाइन। वोवल साउंड की रिपीटेशन एक ही लाइन में अगर हो पोएम के अंदर तो उसको हम कहते हैं एजोनेंस। जैसे कि आई टेक माई लिटिल पोरिंगर, तो इसमें जो साउंड ऑफ आई है, लिटिल पोरिंगर, दोनों में ही साउंड आई आ रहा है, दिस इज़ एजोनेंस। और द नेक्स्ट एग्जाम्पल है बट दे आर डेड, दोज टू आर डेड। यहाँ पे जो साउंड ऑफ ई है, टू के बाद है आर डेड, तो यहाँ पे जो साउंड ई है वॉवल, ये रिपीट हो रहा है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। एलिट्रेशन कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइक इन क्विक सक्सेशन। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है इन अ क्विक सक्सेशन, विच मीन्स दैट एक साउंड के फ़ौरन बाद ही दूसरा साउंड आ रहा होता है। जैसे कि येट ये आर सेवन, आई प्रे यू टेल, यहाँ पे साउंड ऑफ जो वाई है ये कैसे क्विक सक्सेशन में रिपीट हो रहा है। प्रे और यू दोनों में साउंड वाई आ रहा है और एक के फ़ौरन बाद ही दूसरा साउंड आ रहा है जो कि रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। Their graves are green, they may be seen। अब यहाँ पे graves are green जो है, this also is an example of alliteration, क्योंकि यहाँ पे जो sound of G है ये repeat हो रहा है। Consonants भी repetition of consonant sound को ही कहते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि यहाँ पे quick succession हो। जैसे कि and sing a song to them, यहाँ पे sing और song के आखिर में NG का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन क्विक सक्सेशन नहीं है, एक के फ़ौरन बाद दूसरा साउंड नहीं आ रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ रिपीटिशन इन द सेम लाइन, तो इसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर। यहाँ पे जो आर का साउंड है दैट इज़, जहाँ पे जैसे मदर्स डोर है, तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में आर जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन क्विक सक्सेशन नहीं है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट कहा जाता है कि अगर पोएम के एक लाइन में कोई आइडिया डिस्कस हो रहा है, उस आइडिया के उसी लाइन में कंप्लीट होने से पहले ही वो अगली लाइन की तरफ चला जाए और वो जो आइडिया है वो अगली लाइन में कंप्लीट हो जाए, तो उसको कहा जाता है इंजैम्पमेंट। थॉट इन वर्ड्स दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक, रेदर इट कंटिन्यूज ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। फिर वही हो गया कि कोई थॉट उसी लाइन में कंप्लीट नहीं होता है बल्कि नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होता है, तो उसको कहा जाता है इंजैम्पमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पोएम के अंदर से एक एग्जाम्पल ली गई है कि हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, तो यहाँ पे जो पहली लाइन का आइडिया है वो दूसरी लाइन में आके कंप्लीट हो रहा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट। इमेजरी, imagery is used to make readers perceive things involving their five senses। imagery जिस पोएम की लाइन में यूज़ हुआ है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसी चीज़ों को परसीव करते हैं जिनमें हमारे 5 सेंसेस यूज़ हुए थे, जिसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, तो यहाँ पे एक विजुअल इमेज हमारे पास आ रही होती है कि वो किस तरह से एक यार्ड में ले कर रही होगी। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, तो यहाँ पे भी एक सेंस हमारे पास आ रहा होता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं राउंड हर ग्रेव, उसके ग्रेव के इर्द गिर्द। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। द स्पिरिट्स आर इन हेवन, ये भी इस पोएम के अंदर यूज़ हुई है ये लाइन एज एन इमेजरी।
Rhetorical question. Rhetorical question is a question that is not asked in order to perceive an answer, in order to receive an answer. It is just posed to make the point clear. Rhetorical question ऐसा question होता है जो कि किया जाता है आंसर सुनने के लिए नहीं बल्कि पॉइंट को क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई नो ऑफ डेथ एंड इफ़ दे टू आर इन हेवन एंड वेयर आर दे. यहाँ पे जो स्पीकर छोटी बच्चे से मुखातिब होकर जो क्वेश्चन कर रहा है वो उससे आंसर सुनने के लिए नहीं कर रहा है बल्कि अपने पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए यह क्वेश्चन कर रहा है कि यू आर 5. So this is an example of rhetorical question used in the poem We Are 7. अब यहाँ से आगे हैं poetic devices. The difference between literary devices and poetic devices is that poetic devices जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ poetry के लिए होते हैं और literary devices जो हैं वो prose में भी यूज़ हो सकते हैं. तो end rhyme is used to make the stanza melodious. stanza को melodious बनाने के लिए end में rhyming words यूज़ किए जाते हैं जैसे कि इस poem में यूज़ हुए हैं still, will, 7, heaven, mother, brother, dwell, tell. ये rhyming words हैं जो कि stanza के end में यूज़ हुए हैं in order to make the poem melodious. राइम स्कीम. पोएम का राइम स्कीम कौन सा है? ए बी जो कि पोएम के आखिर तक कंटिन्यू हो रहा है. Repetition. There is a repetition of the verse we are 7 which has created a musical quality in the poem. We are 7 जो वर्स है उसको पोएम में बार बार रिपीट किया है जिससे म्यूजिकल क्वालिटी आती है पोएम में. सो दिस इज़ अ पोएट्रिक डिवाइस. अब बात करते हैं अबाउट symbolism. Symbolism means the use of symbols by poet or writer to give some meaning. तो symbolism का मतलब है symbols को यूज़ करना. अब symbol का क्या मतलब है? मतलब एक चीज़ है वो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है या फिर उसको किसी और चीज़ के तौर पे एज अ symbol यूज़ किया जाए तो that is called as symbolism. Symbols used in this poem are seasonal. वैसे तो इस poem में ज़्यादा symbols यूज़ नहीं किए गए हैं लेकिन जो यूज़ किए गए हैं that are all seasonal. Young girl frequently uses seasonal imagery when describing her changing relationship with her siblings that comes to represent the interconnectedness of life and death in the natural world. Which means that यहाँ पे जो little girl जब बात करती है तो वो अपने और अपने siblings के दरमियान में जो उनका रिलेशन है उसको शो करने के लिए सीजन्स को यूज़ करती है. सीजन्स के बारे में बात करती है इन ऑर्डर टू शो देयर रिलेशन. तो इसको सीजनल इमेजरी भी कहा जाता है और ये एज सिंबल भी यूज़ हुए हैं इन दिस पोएम. अब सिंबल के तौर पे कैसे यूज़ हुए हैं अब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा. द गर्ल नोट्स द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरेक्शंस with her deceased siblings. Her brother passes away when the ground was white with snow, reinforcing the symbolic association between winter and death. ये जब बताती है कि उनके ब्रदर की कब डेथ हुई है तो कहती है कि when the ground was white with snow, which means that it was the season of winter. तो यहाँ पे winter और death के दरमियान में एक connectedness है और winter जो है वो symbolize करता है death को. तो यहाँ पे season को यूज़ करते हुए symbol को represent किया गया है. When the speaker says that her deceased siblings should not be counted, the girl replies that their graves are green. जब स्पीकर कहता है कि उसके जो siblings जो कि who are dead now उनको काउंट नहीं किया जाए, 7 नहीं बल्कि 5 हैं, तो वो गर्ल ऐसे रिप्लाई करती है कि their graves are green, मतलब उनके जो कब्रें हैं they are green. अब यहाँ पे green किस चीज़ को शो करता है? लाइफ को शो करता है. क्लासिक इमेज ऑफ स्प्रिंग टाइम रीबर्थ. ग्रीन जो है वो रीबर्थ और लाइफ को शो करता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ सैम्बल अफर्म्स द ऑन गोइंग प्रेजेंस ऑफ हर सिबलिंग्स. यानी कि ग्रीन जो है उसकी वजह से उसने कहा है कि दे आर नॉट डेड बट दे आर अलाइव. तो ग्रीन कलर जो है वो सैम्बल है फॉर लाइफ. शी विजिट्स देयर ग्रेव्स व्हेन द ग्रास इज़ ड्राई. फिर ये कहती है कि वो उनके ग्रेव्स को विज़िट करती है. कब विज़िट करती है? व्हेन द ग्रास इज़ ड्राई. यहाँ पे जो ग्रास ड्राई है तो डेफिनेटली दैट्स बिकॉज ऑफ सनलाइट. एक्स्ट्रा सनलाइट होती है, एक्सेस ऑफ सनलाइट होती है तो ग्रास जो है वो ड्राई होती है. तो विच मीन्स दैट ये सीज़न समर की बात कर रही है. तो समर एक ऐसा सीज़न है जिसमें वो अपने बहन भाइयों के ग्रेव्स को विज़िट करती है. एंड इट इज़ एन एविडेंस दैट शी इंटरेक्ट्स विद हर डिसीज्ड सिबलिंग्स इन द समर. वो समर में उनके साथ इंटरेक्ट करती है. Alive and dead are not opposite but rather different states of being, and death is transformation rather than a loss that keeps the child's brother and sister accessible to her. अब पूरे पोएम में हमें ये बात पता लगती है कि अलाइव और डेड जो हैं ये ऑपोजिट थिंग्स नहीं हैं बल्कि दे आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बीइंग. यानी कि स्टेट्स डिफरेंट हैं बट दे आर नॉट द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. एंड डेथ इज़ ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन. वो लड़की इस बात पे स्टार्ट करती है कि डेथ इज़ ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अ कंप्लीट लॉस. दैट्स ऑल.
थैंक यू।